चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, रिवीजन है, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, ठीक है, जनरल चैप्टर है, कुछ ज्यादा है भी नहीं इस चैप्टर में। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि बेसिकली हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस कॉजेस की वजह से हो रही है और कैसे हम उसको कवर अप कर पाए, प्लस एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे डिवाइड हुई है हमारी कंट्री में। तो स्टार्ट करने से पहले देखो बेटा, दो चीजें होती है, एक होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और एक होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। जीडीपी का मतलब होता है जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस होंगी, जो भी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू फॉर द वन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज जीडीपी। समझ आया पॉइंट है। सेकंड आता है बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहते हैं कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हो जिसका मेन पर्पस क्या होगा, पैसा कमाना, जिसका मेन पर्पस क्या होगा, पैसा कमाना, उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं उसको हम, इकोनॉमिक एक्टिविटी। द मेन पर्पस फॉर अर्निंग मनी, या जो भी एक्टिविटी जो किसमें कंट्रीब्यूट करेगी, जीडीपी में। किसमें कंट्रीब्यूट करेगी, जीडीपी, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर आता है बेटा हमारा नेक्स्ट, वर्कर कौन होते हैं, हु इज वर्कर। वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क फॉर देयर अर्निंग। पर्सन अगर अपनी अर्निंग के लिए, अपनी लिविंग के लिए काम कर रहा है, दैट इज नोन एज वर्कर। उसको हम क्या बोलेंगे, वर्कर। कोई भी पर्सन जो अपनी लिविंग के लिए, अपनी अर्निंग के लिए काम कर रहा है, दैट इज नोन एज वर्कर। वर्कर बेटा कौन कौन होते हैं, दोज हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड, उसको भी वर्कर की कैटेगरी में रखेंगे। सेकंड, जो पर्सन फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से, फेस्टिवल की वजह से, बैड वेदर की वजह से, सोशल फंक्शंस की वजह से नहीं आ पा रहा, ठीक है, तब भी वो किस कैटेगरी में रहेगा, वर्कर की कैटेगरी में रहेगा। और जो पर्सन हेल्पर होता है, जैसे मेन वर्कर का हेल्पर होता है, तो हेल्पर भी किस कैटेगरी में आएगा, वर्कर की कैटेगरी में ही आएगा। समझ आया पॉइंट। वर्कर बेटा दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो। एक होता है हमारा हायर्ड वर्कर और एक होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। कौन कौन से, हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड। हायर्ड होता है जो दूसरों से काम करते हैं, दूसरों के रिसोर्सेज से। लाइक मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं तो मैं उसके रिसोर्सेज का यूज करके काम कर रहा हूं, दैट इज नोन एज हायर्ड वर्कर। कौन होता है, हायर्ड वर्कर। हायर्ड वर्कर जो दूसरों के रिसोर्सेज यूज करेंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करेंगे। जैसे जो एक दुकानदार है, उसने अपना रिसोर्सेज यूज किया, अपने रिसोर्सेज यूज करके पैसा कमा रहा है, वो किस कैटेगरी में रहेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। सो हायर्ड वर्कर बेटा फर्दर दो पार्ट्स में जाता है, रेगुलर और कैजुअल। रेगुलर और कैजुअल में एक डिफरेंस होता है। रेगुलर परमानेंट होते हैं, क्या होते हैं, परमानेंट। मतलब ये नहीं कि आज आए तो कल निकाल दिया जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, परमानेंट होते हैं। ठीक है, रेगुलर कौन से होते हैं, परमानेंट। और कैजुअल कौन से होते हैं, परमानेंट नहीं होते। प्लस रेगुलर जो होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेंशन, ग्रेचुटी, लीव इंकैशमेंट्स, ये सारी फैसिलिटीज भी उनको प्रोवाइड की जाए। बट जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती। समझ आया बेटा पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। दूसरा, सेल्फ एम्प्लॉयड मैंने बता दिया आपको, जो खुद के रिसोर्सेज का यूज करेंगे और पैसा कमाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। क्या बोलते हैं उसको हम, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। कोई डाउट तो नहीं बेटा इससे। इनके बीच में अगर डिफरेंस आता है रेगुलर वर्कर, कैजुअल वर्कर्स के बीच में, हायर्ड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, वो तो हो जाएगा ना डिफरेंस। तो फिर आता है बेटा हमारा तीन चीजें, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाली, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि तीनों सेम ही है। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स। ठीक है, लेबर सप्लाई, लेबर सप्लाई का मतलब होता है जो वर्कर अवेलेबल है पर मैन आवर ऑफ वर्क। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर मैन आवर वो वर्क में वो पर्सन कितना अवेलेबल है, मतलब जो मार्केट में वेज रेट मिल रहा है उस वेज रेट के अकॉर्डिंगली कितने वर्कर काम करने के लिए तैयार है। ठीक है, दैट इज नोन एज लेबर सप्लाई। क्या बोलते हैं उसको हम, लेबर सप्लाई। अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। एक पर्टिकुलर वेज रेट पे कितने वर्कर काम करने के लिए तैयार। समझ आया। फिर आता है बेटा हमारा लेबर फोर्स। लेबर फोर्स होती है जो वर्कर काम कर रहे हैं, एक्चुअली में काम कर रहे हैं, प्लस जो वर्कर काम करना चाहते हैं और वो काम ढूंढ भी रहे हैं, उनको प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लेबर फोर्स। क्या बन जाएगा, लेबर फोर्स। दैट इज टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड। क्लियर, जो काम कर रहे हैं प्लस जो काम करना चाहते हैं और काम ढूंढ भी रहे हैं। समझ आया पॉइंट।
और वर्कफोर्स क्या होगा बेटा, जो काम कर रहे हैं। समझ आया पॉइंट? देखो लेबर सप्लाई क्या हुई, जो काम करना चाहते हैं। लेबर फोर्स क्या हुई, जो काम कर रहे हैं प्लस जो करना चाहते हैं। और वर्क फोर्स क्या हुई, जो काम कर रहे हैं। समझ आया पॉइंट? मतलब इसका और इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, वो लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में 15 साल से नीचे और 60 साल से ऊपर प्लस फिजिकल डिसेबल मतलब हैंडीकैप्ड पर्सन जिसको हम बोलते हैं, वो काउंट नहीं किए जाए। समझ आ रहा है पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं बेटे इसमें? फिर एक आता है बेटा हमारा फोर्थ पॉइंट, इसमें एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। देखो अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है मल्टी पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट फुल ईयर के लिए मिली हुई है, पूरे साल जॉब करते हैं, और जो एक एज पर द मैन आवर्स हमें एक दिन में 8 घंटे काम करेगा वो 8 घंटे काम कर भी रहे। एक कुछ लोग होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉपर कैलिबर के अकॉर्डिंगली काम नहीं मिल रहा, उनका कैलिबर अच्छा है बट उनको काम लो कैलिबर का मिला हुआ है, ठीक है। कुछ लोग डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में, देखने में तो काम कर रहे हैं बट एक्चुअली में काम नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ लोग अनएम्प्लॉयड है, कुछ लोगों को प्रॉपर सैलरी नहीं मिल रही है जी। तो इन सबका प्लस कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एम्प्लॉयमेंट। क्या बन जाएगा, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी आ जाएंगे, रेगुलर भी आ जाएंगे और कैजुअल भी आ जाएंगे, सारे टाइप्स के वर्कर आ जाएंगे। समझ आया? तो हम कहते हैं कि हमारी कंट्री की जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, मल्टी फसेटेड। क्या है, मल्टी फसेटेड। कोई डाउट आया, समझ आता है? फिर आता है बेटा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 3 टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। पहला आता है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो रूरल एरिया गांव के एरिया में मिलती है। फर्स्ट डिस्गाइज। डिस्गाइज क्या होता है, जहां पर एक्चुअल वर्कर वर्किंग ज्यादा होती है और रिक्वायर्ड वर्किंग क्या होगी, कम होगी। क्लियर? काम तो 5 कर रहे होंगे बट चाहिए कितने होंगे, 3। तो जो 2 एक्स्ट्रा है वो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अगर उनमें 2 में से 2 को मैं निकाल भी दूं तब भी मेरी आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। समझ आया ना पॉइंट? तब भी मेरी आउटपुट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो किस कैटेगरी में रहेगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। किस कैटेगरी में आएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। देखने में वो ऐसा लग रहा है काम कर रहे हैं बट एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहे होंगे। आ रहा समझे? फिर आता है बेटा हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होती है, जो सीजन के बेस, मतलब एक फार्मर है वो अपना काम कर रहा है, जब उसका सोइंग सीजन होगा और कटिंग सीजन होगा तब भी बिजी होता है, इन बिटवीन दैट पीरियड वो क्या रहेगा, अनएम्प्लॉयड। या फिर अगर वो पूरे साल में एक ही क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है और अपनी लैंड को वो नहीं प्रिपेयर कर पाता फॉर द सेकंड क्रॉप, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। किस में आ जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई डाउट है बेटा इसमें भी? समझ आ रहा है पॉइंट? इजी है ना ये तो पॉइंट सारे। नेक्स्ट पॉइंट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा देखो रूरल के 2 पार्ट्स पढ़ लिए, अब अर्बन मतलब शहरी इलाकों में कैसे अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो वर्कर इंडस्ट्रीज में काम करना चाहता है, फैक्ट्रीज में काम करना चाहता है, बट अगर उसको फैक्ट्रीज में काम नहीं मिल रहा, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। किस कैटेगरी में आएगा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? नेक्स्ट एक होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड पार्ट अर्बन का ही, जो तुम लोग बनोगे 3-4 साल बाद, जब ग्रेजुएशन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, जब जॉब नहीं मिलेगी तो किस कैटेगरी में आओगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। जो ग्रेजुएटेड पर्सन होता है, जो एक ऑफिस में काम करना चाहता है बट अगर उसको काम नहीं मिल रहा तो किस कैटेगरी में आ जाएगा बेटा हमारा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। किस कैटेगरी में आ रहा है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। मतलब हमारा एक एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही हो सकता है, बिकॉज जस्ट अ डिग्री ओरिएंटेड नॉट अ जॉब ओरिएंटेड। वो आपको सिर्फ डिग्रीज दे सकता है और जॉब जैसी जो भी रिक्वायरमेंट होगी जॉब के लिए वो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड नहीं कर पा। समझ आ रहा पॉइंट? फिर आता है बेटा हमारा अदर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है। थर्ड टाइप, फर्स्ट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो साफ पता है कि ये बंदा क्या है, अनएम्प्लॉयड। वो दूसरों को बोलता है मुझे जॉब दिलवा दो, अपने रिलेटिव्स को बोलता है, अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मुझे जॉब चाहिए, न्यूज़पेपर में सर्च करता है, नेट पे सर्च कर रहा है जॉब्स के लिए, कंपनीज में जाके अपना डाटा देकर आता है किस पर्पस के लिए, कि मुझे जॉब मिल जाए। तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जो साफ पता है कि ये बंदा अनएम्प्लॉयड। समझ आया पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये 2 तरीके से हो सकते हैं, विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। विजिबल कैसे, जब एक पर्सन, मैंने अभी कहा एक पर्सन मिनिमम दिन में कितना काम करेगा, 8 आवर्स, ये एज पर द लेबर लॉ है। बट अगर वो 8 आवर्स काम नहीं कर पा रहा, वो उससे कम काम कर रहा है, मतलब 5 घंटे में फ्री हो जाता है, तो साफ दिख रहा है वो पर्सन क्या है, अंडर एम्प्लॉयड।
या फिर जो इनविजिबल होते हैं, कैसे, वो कर तो 8 घंटे काम रहा है बट उसको उसके कैलिबर के अकॉर्डिंगली सैलरी नहीं मिल रही, तो वो किस कैटेगरी में रहेगा? अंडर एम्प्लॉय। समझ आया पॉइंट? देखने में तो काम कर रहा है बट वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जैसे लाइक एक पर्सन है, वो किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, अब वहां पर पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, मशीन चेंज हो रही है, पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज हो गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस ही चेंज हो गया। अब वो न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ अगर कॉप अप नहीं कर पा रहा, पहले टाइपराइटर्स थे, अब कंप्यूटर्स आए, फिर अगर वो टाइपराइटर से कंप्यूटर पे कॉप अप नहीं कर पा रहा तो उसको क्या करना पड़ेगा? जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो वो जॉब किस वजह से छोड़ी? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आया पॉइंट ये भी? नेक्स्ट आता है बेटा हमारा इसमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल होता है जब आप एक जॉब छोड़ते हो और दूसरी जॉब ज्वाइन करते हो, तो उस टाइम पीरियड के बीच में 3 डेज 4 डेज 1 वीक 1 मंथ मैक्सिमम, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पीरियड के लिए आपने क्या करना, क्या फेस करनी पड़ी आपको? अनएम्प्लॉयमेंट। दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल मीन जैसे डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, जब इकोनॉमी डाउन जा रही है, सुनते हैं ना कि अमेरिका में इस कंपनी ने इतने लोग जॉब से निकाल दिए, हम कहते हैं कनाडा में रिसेशन आ रही है, जॉब ही नहीं मिल रही है, जॉब से लोगों को निकाला जा रहा है। तो वो जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि रिसेशन आ गया, इकोनॉमी डाउन जा रही है, कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो कंपनी क्या कर रही है? कुछ लोगों को जॉब से निकाल रही है। तो वो किस वजह से निकाल रही है? रिसेशन, डिप्रेशन, बिजनेस साइकिल की वजह से। तो क्या बोलते हैं उसको हम? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ आ रहा है पॉइंट? मेरे हिसाब से इससे इजी चैप्टर कोई भी नहीं है पूरी इंडियन इकोनॉमी में। फिर आता है बेटा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, उसका कुछ तो रिजल्ट मिला होगा ना हमें अनएम्प्लॉयमेंट का। देखो दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इकोनॉमिक और सोशल। इकोनॉमिक में पहला है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। बेटा क्या हो, उस मैन पावर का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बट उसकी जॉब ना मिलने की वजह से, उसको एम्प्लॉयमेंट ना मिलने की वजह से वो रिसोर्स क्या हुआ? हमारा वेस्ट हुआ। क्लियर? क्या हुआ? वो वेस्ट। सेकंड, वो कुछ आउटपुट भी जनरेट कर सकता था, बट वो आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? कि उसको जॉब या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली। एंड थर्ड, लो कैपिटल फॉर्मेशन। लो कैपिटल फॉर्मेशन मींस सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट। अब देखो ये जो जिसको जॉब नहीं मिली है, जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, पैसा नहीं कमा रहा, वो कंजप्शन तो करेगा बट वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो सेविंग है ना कोई इन्वेस्टमेंट। तो वो सिर्फ कंजप्शन में पार्ट ले सकता है, प्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले सकता। समझ आया पॉइंट ये भी? फिर आता है बेटा सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए। फर्स्ट, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी? कम। क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ मनी। पैसा कमाओगे तो ही क्वालिटी बनाओगे, तो पैसा तो कमा ही नहीं पा रहा वो, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या रहेगी? कम। सेकंड, सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट मींस बेटा जो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में सब राइट्स चल रहे हैं, गलत चीजें हो रही हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, ये सब या फिर आतंकवादी बढ़ते जा रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। क्लियर है? एंड थर्ड, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल होना शुरू हो जाते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट। कुछ लोगों के पास तो हर तरह की फैसिलिटीज होंगी, कुछ लोगों के पास फैसिलिटीज नहीं होगी, तो इससे इकोनॉमी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। समझ आया पॉइंट ये भी? फिर आता है बेटा हमारा जॉबलेस ग्रोथ। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है जब देखो ग्रोथ तो हो रही है बट जॉब नहीं बढ़ रही हो, तो मतलब जीडीपी तो इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, मतलब प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रही है बट जॉब इंक्रीज नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। अब आपको सर जॉब ही इंक्रीज नहीं हो रही तो प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो रही है? बेटा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होगी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉडर्न इनपुट्स की वजह से, मॉडर्न मशीन्स की वजह से हमें लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिक मशीन्स आ चुकी हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई तो ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, तो इसका मतलब हमें वहां पर वर्कर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो जॉब इंक्रीज नहीं हो रही, जॉब डाउन जा रही है बट ग्रोथ होती जा रही। दैट इज नोन एज जॉबलेस ग्रोथ। समझ आया पॉइंट? फिर आता है बेटा हमारे कैजुअलाइजेशन और एक इनफॉर्मलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन पढ़ने से पहले मैंने अभी याद होगा स्टार्टिंग में 2 चीजें बताई थी, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर्स। कौन से होते हैं? रेगुलर जो परमानेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, और रेगुलर कैजुअल कौन से होते हैं? जो परमानेंट नहीं हो। तो जब टोटल वर्कफोर्स याद है ना क्या था? कितने लोग काम कर रहे हैं, तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं
उसमें अगर कैजुअल वर्कर ज्यादा है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? कैजुअलाइजेशन। किस में आ जाएगा? कैजुअलाइजेशन। समझ आया पॉइंट ये? फिर बेटा इनफॉर्मल को पढ़ने से पहले दो चीजें पढ़नी है। फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है और इनफॉर्मल। फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां पर 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम कर, चाहे वो पब्लिक है या फिर प्राइवेट। और जहां पर 10 से वर्कर कम काम कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा? इनफॉर्मल। अब आप एक चीज देखो, जब हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट जितनी दुकान है, क्या 10 वर्कर हैं वहां पर? नहीं, ऑलमोस्ट तो छोटे दुकानदार ही बैठे, तो इनमें ही काम कर रहे हैं लोग। तो इसका मतलब टोटल वर्कफोर्स किसमें ज्यादा है? इनफॉर्मल। किसमें ज्यादा है? इनफॉर्मल। तो जब टोटल वर्कफोर्स में इनफॉर्मल का पार्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द फॉर्मल, तो किस कैटेगरी में रहेगा? इनफॉर्मलाइजेशन। किसमें रहेगा? इनफॉर्मल में अराउंड 94% वर्किंग पॉपुलेशन काम करती है। कितनी परसेंट? 94%। समझ आ रहा पॉइंट? कोई डाउट? नेक्स्ट आता है बेटा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के। फर्स्ट, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा क्या है? डाउन। अब जीडीपी डाउन है तो ऑटोमेटिकली जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं इंक्रीज होगी। सेकेंड, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। अब पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से क्या आ रहा है बेटा? पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है हमारा? अंडर डेवलप। ये भी हमें नॉर्मल पॉइंट है। अब एग्रीकल्चर मेनली रूरल एरिया में मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होता है? एग्रीकल्चर। अगर वो अंडर डेवलप्ड है तो ऑटोमेटिकली हमें क्या फेस करनी पड़ेगी? अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है? जस्ट अ डिग्री ओरिएंटेड, नॉट अ जॉब ओरिएंटेड। स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि एक इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकती है एम्प्लॉयमेंट, बट इंडस्ट्रीज की ग्रोथ रेट हमारी क्या है? डाउन। प्लस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो कि एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली होती हैं, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो मशीन्स के थ्रू काम करे, तो वो किसके थ्रू काम करती है? एम्प्लॉयमेंट। और ये जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज है वो सारी खत्म होती जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इनएडुकेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। हर साल एजुकेटेड यूथ ज्यादा होता है बट जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं होती, तो मोस्ट ऑफ द पर्संस को क्या फेस करनी पड़ती है? अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, लो कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग इन्वेस्टमेंट रेट भी क्या है हमारी कंट्री का? डाउन। एंड लास्ट, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक 4 पर्सन है, 3 काम करें, एक काम नहीं कर रहा होगा, तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो क्या है? वो भी तो आउटपुट में जनरेट कर सकता है बट वो नहीं कर रहा, तो वो किस कैटेगरी में रहेगा? अनएम्प्लॉयमेंट की। कोई डाउट है यहां तक? अब इसको कवर कैसे कर सकते हैं बेटा? जो पॉइंट्स पढ़े इसका ऑपोजिट। ग्रोथ रेट जीडीपी की क्या होनी चाहिए? इंक्रीज। पॉपुलेशन को क्या करना है? कंट्रोल। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होना चाहिए? डेवलप। प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, कोई नहीं, आप खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट, एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम में भी क्या होना चाहिए? चेंजेस आने चाहिए। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? उसके बाद आता है बेटा स्टेप्स कौन कौन से जो हमने लिए हैं, गवर्नमेंट ले रही है। देखो गवर्नमेंट 2 तरह के स्टेप्स लेती है, डायरेक्ट एफर्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एफर्ट कौन से होते हैं? जहां पर गवर्नमेंट खुद के डिपार्टमेंट ओपन कर देती है, खुद की नई कंपनी ओपन करती है, जहां पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हो रही होंगी? जनरेट। उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एफर्ट्स। इनडायरेक्ट होते हैं जहां पर गवर्नमेंट कंपनीज क्या करती हैं? गवर्नमेंट रॉ मटेरियल की डिमांड इंक्रीज कर देगी जो कि प्राइवेट सेक्टर से ले रही होती है। अब रॉ मटेरियल की डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इससे भी क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। कोई डाउट? और बेटा उसके बाद जो ये स्कीम्स है, ये स्कीम्स आपको याद करनी पड़ेंगी। स्कीम्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो समझाने वाला। ठीक है, कुछ स्कीम्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ 1-2 बुक्स में भी हैं, तो आपको सारी स्कीम्स के डेट्स और जो मैंने पॉइंट्स बताए हुए वो सारे आपको याद करने। क्लियर है? ये आपका पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वाला चैप्टर करवाना है और उससे नेक्स्ट क्लास में दोनों चैप्टर्स का टेस्ट लेना। ठीक है।